नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे केन्स के मौद्रिक सिद्धांत की। तो उस सिद्धांत में क्या करता है, मुद्रा आय और मूल्य के किस तरीके से इंटर रिलेशन है उनकी बात करेंगे। मुद्रा के शास्त्रीय परिमाण सिद्धांत की केन्स ने आलोचना की और उसके मुख्य जो आलोचना के बिंदु थे वो थे उनके निष्कर्षों पर। तो पहला था कि मुद्रा का संचलन वेग स्थिर है और दूसरा है संसाधनों का पूर्ण रोजगार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक स्थिति है, यानी कि ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। तो केन्स का मानना था कि मुद्रा का संचलन वेग स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर होता है और अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति के कारण अक्सर संसाधनों में बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये दोनों ही बातों का वो विरोधी था। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि लोग केवल लेन देन के उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं और लेन देन के उद्देश्यों के लिए धारित मुद्रा शेष मौद्रिक आय के लिए अनुपातिक होते हैं या मौद्रिक आय पर निर्भर करते हैं। केन्स ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया था और उसने कहा कि लोग लेन देन के उद्देश्यों के लिए नगद मुद्रा शेष रखने की बजाय आय अर्जन करने वाली संपत्ति जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर्स रख सकते हैं। तो बॉन्ड पर क्या होता है, ब्याज मिलता है, तो लोग नगद रखने की बजाय बॉन्ड रख सकते हैं। किन्स ने सतर्कता या एहतियाती उद्देश्य यानी कि प्रिकॉशनरी मोटिव और सट्टा उद्देश्य यानी कि स्पेकुलेटिव मोटिव को जोड़ करके जो मुद्रा रखने के लिए संपत्ति के रूप में मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है और बॉन्ड जैसी परिसंपत्तियों पर अर्जित आय या ब्याज मुद्रा रखने की अवसर लागत के रूप में उन्होंने बताया कि भाई अगर नगद मुद्रा रखेंगे तो उनको बॉन्ड के रूप में जो ब्याज मिलेगा या आय मिलेगी उससे वंचित होना पड़ेगा, तो ये उसकी अवसर लागत हो गई। इन परिसंपत्तियों पर ब्याज की दर जितनी अधिक होगी उतनी ही कम मुद्रा जनता द्वारा धारित की जाएगी या जनता द्वारा धारित करने के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी। यह ध्यान देने योग्य कि लोग मुद्रा की होल्डिंग को तब तक समायोजित करते हैं जब तक कि वो मुद्रा की जो उनकी मांग है वह वास्तव में उनके द्वारा धारित मुद्रा की बराबर नहीं हो जाती है। तो उनके वास्तविक धारित मुद्रा उनके वांछित मुद्रा के बराबर हो जाएगी, तब तक वो अपने मनी होल्डिंग्स को एडजस्ट करेंगे। यदि लोगों के पास उनकी मांग मात्रा से अधिक मुद्रा है तो वो अपने उपभोक्ताओं, वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेंगे और अधिक निवेश करेंगे, यानी कि जो मुद्रा उनके पास एक्स्ट्रा है उसको वो खर्च करेंगे। दूसरी ओर अगर उनके पास वास्तव में धारित मुद्रा की मात्रा मौजूदा मुद्रा की मांग से कम है तो वो वस्तु और सेवाओं पर खर्च में कटौती करेंगे या अपनी कुछ परिसंपत्तियां बॉन्ड और शेयरों को बेचकर अधिक मुद्रा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रक्रियाएं अपनाएंगे। केन्स ने बॉन्ड में वित्तीय निवेश पर जोर दिया ताकि किसी भी धारित मुद्रा की मात्रा को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि भाई आप ब्याज का नुकसान उठा रहे हो, उसको कमाओ। एक मौद्रिक सिद्धांत का कार्य आर्थिक गतिविधि के स्तर अर्थात वास्तविक आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर और मूल्य स्तर पर मुद्रा की आपूर्ति के प्रभाव का अध्ययन करना होता है, अर्थात किस तरीके से इनका प्रभाव पड़ता है। केन्स का मौद्रिक सिद्धांत आर्थिक गतिविधि के स्तर पर मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव को ब्याज की दर पर इसके प्रभाव के माध्यम से बताता है जो अर्थव्यवस्था में निवेश को निर्धारित करती है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं मानता है, वो इनडायरेक्ट रिलेशन मानता है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज की दर प्रभावित होती है और उसके माध्यम से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होते हैं। तो निम्नलिखित में हम पहले वास्तविक आय और रोजगार के स्तर पर मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार के प्रभाव की व्याख्या करते हैं। केन्स के मौद्रिक सिद्धांत के हमारे विश्लेषण के दूसरे चरण में हम देखेंगे कि कैसे मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। केन्स का मौद्रिक सिद्धांत, तो वस्तु बाजार के साथ मुद्रा बाजार का एकीकरण। तो केन्स के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के माध्यम से या मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित की जाती है। मुद्रा की आपूर्ति का ब्याज दर पर प्रभाव और ब्याज की दर का समग्र मांग पर प्रभाव एक तंत्र या सिस्टम प्रदान करता है जिसके माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन वस्तु बाजार को प्रभावित करता है जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि के स्तर यानी कि उत्पादन और रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है। तो वस्तु बाजार निर्धारित करता है उत्पादन और रोजगार को और मुद्रा की आपूर्ति ब्याज को प्रभावित करती है और ब्याज प्रभावित करता है वस्तु बाजार को। हम मुद्रा बाजार के अध्ययन से जानते हैं कि मौद्रिक नीति का ब्याज दर का निर्धारण महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यानी कि मौद्रिक नीति बदलेगी तो ब्याज की दर प्रभावित होगी। इस प्रकार यदि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ब्याज की दर कम हो जाती है तो निवेश की दर बढ़ जाएगी और निवेश में वृद्धि से गुणक के माध्यम से आय और रोजगार में बहुगुणीय वृद्धि होगी, कई गुना वृद्धि होगी। इस प्रकार जब मंदी के समय में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो इससे निवेश में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप समग्र व्यय यानी कि समग्र मांग में वृद्धि होगी और जिससे क्या होगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, समग्र उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। इस तरह केन्स वस्तु बाजार के साथ मुद्रा बाजार को एकीकृत करने में सफल होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन तंत्र या संचरण तंत्र की कि किस प्रकार से मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन से वास्तु बाजार में परिवर्तन आते हैं। तो केन्स के अनुसार किस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन से वास्तविक आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है उसको निम्नानुसार दिखाया जा सकता है।
मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर ट्रांसमिशन तंत्र में पहली कड़ी यानी कि मुद्रा आपूर्ति में विस्तार से ब्याज की दर पर प्रभाव पड़ेगा, जो इस पर निर्भर करता है कि ब्याज दर में बदलाव या परिवर्तन के प्रति मनी होल्डिंग्स यानी मुद्रा की मांग कितनी संवेदनशील है या लोचदार है। यानी कि मुद्रा की जो मांग है वो ब्याज दरों के प्रति किस प्रकार की लोच वाली है, उस पर निर्भर करता है मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर ट्रांसमिशन के रिलेशन। मुद्रा आपूर्ति एमएस में विस्तार से ब्याज दर में गिरावट आती है। ट्रांसमिशन तंत्र में दूसरा कदम ब्याज की दर में बदलाव का निवेश की दर पर प्रभाव है, जो कि ब्याज की दर के संबंध में निवेश की लोच से निर्धारित होता है। यानी कि ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति निवेश की जो मांग है वो कितनी हद तक लोचदार है, इस पर निर्भर करता है। तो ब्याज दर में गिरावट से अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होती है। प्रक्रिया में अगला जो कदम है निवेश में वृद्धि का समग्र मांग पर और इसलिए राष्ट्रीय आय और सकल उत्पादन और अर्थव्यवस्था में रोजगार पर प्रभाव के रूप में देखा जाता है कि निवेश बढ़ेगा तो समग्र मांग बढ़ेगी और उससे हमारा उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। आय, उत्पादन और रोजगार पर निवेश का प्रभाव गुणक के आकार से निर्धारित होता है कि गुणक कितना बड़ा है, मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है। हम उपरोक्त कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि आर्थिक गतिविधि के स्तर को कैसे प्रभावित करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार जो समग्र मांग में वृद्धि करता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनपी और मूल्य स्तर दोनों को संयुक्त रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि छात्रों द्वारा विषय को बेहतर समझने के लिए हम कीनजन मौद्रिक सिद्धांत को मुद्रा की आपूर्ति और मूल्य स्तर के बीच के संबंध को अलग अलग समझेंगे दोनों को। पहले अपन वास्तविक राष्ट्रीय आय रोजगार पर समझते हैं, फिर मूल्य स्तर पर समझेंगे। अब है मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर में किस तरीके से रिलेशनशिप या इंटरेक्शन पाया जाता है। तो कीन्स के अनुसार ब्याज की दर विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटना है यानी कि मौद्रिक बाजार द्वारा निर्धारित होती है। मुद्रा रखने की मांग आय के स्तर और ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? दो तत्वों पर, आय का स्तर और ब्याज की दर पर। ब्याज की उच्च वर्तमान दर पर लोगों द्वारा रखने के लिए कम मुद्रा की मांग की जाती है और इसके विपरीत यानी कि ब्याज की दर ऊंची होगी तो लोग कम मांग करेंगे मुद्रा रखने के लिए और अगर कम होगी तो ज़्यादा मांग करेंगे। इसलिए यदि मनी डिमांड कर्व या मुद्रा का मांग वक्र एमडी या कीन्स के शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व या तरलता अधिमान वक्र का ढाल नीचे की ओर या ऋणात्मक होता है, जैसा कि चित्र में 21.1 में एमडी वक्र द्वारा दिखाया गया है। ब्याज की दर मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति से निर्धारित होती है। ठीक है, तो ब्याज की दर किस पर निर्भर करती है? मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति से। यह भी चित्र 21.1 में दिखाया गया है, जहाँ सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रा की आपूर्ति की मात्रा OMD है तथा मुद्रा की आपूर्ति वक्र MIS है। मुद्रा के मांग वक्र M और मुद्रा के आपूर्ति वक्र M1S के प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु पर ब्याज की दर R निर्धारित होती है। इस प्रकार ब्याज की दर R पर मुद्रा राशि की मांग मुद्रा के उपलब्ध या आपूर्ति की मात्रा के बराबर है। देख पा रहे हैं आप इस चित्र में। अब ये मानते हुए कि अर्थव्यवस्था में श्रम और अन्य संसाधनों में बेरोजगारी और मंदी के हालात हैं, तो केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाता है और केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार से खरीद कर यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं कही जाती हैं वो करे। यह बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात CRR को कम करके मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा सकता है और मुद्रा की आपूर्ति को M1 से बढ़ा करके M2 कर दिया उसने। तो उस स्थिति में ब्याज की दर कहाँ आ गई? दिए हुए मांग वक्र के साथ R1 से घट करके R2 पर, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इस R2 पर फिर से मुद्रा के होल्डिंग के लिए मुद्रा की मांग और बढ़ी हुई आपूर्ति M2 के बराबर हो जाती है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार के परिणाम स्वरूप ब्याज दर किस हद तक गिरेगी, यह ब्याज दर के संबंध में मुद्रा की मांग की लोच पर भी निर्भर करेगा। यानी कि मांग वक्र जो है मुद्रा का वो किस प्रकार का बना हुआ है तो उसके ऊपर भी निर्भर करेगी। यानी कि मांग की लोच, ब्याज दर के प्रति मांग की लोच पर निर्भर करेगा। ब्याज की दर के संबंध में मुद्रा की मांग की लोच जितनी अधिक होगी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ब्याज की दर में गिरावट उतनी ही कम होगी। यानी कि उल्टा रिलेशन होगा, यानी कि लोच अधिक होगी तो ब्याज दर कम गिरेगी और बेरोजगार होगी मांग तो ब्याज में दर में तेजी से गिरावट आएगी। अब हम बात करते हैं निवेश की दर की। कार्य कारण की श्रृंखला में अगली कड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश की दर पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव है। यानी कि निवेश की दर ब्याज दर में बदलाव आएगा तो निवेश की दर में किस प्रकार बदलाव आता है। किंजन प्रणाली में अर्थव्यवस्था में निवेश एक तरफ ब्याज की दर पर और दूसरी तरफ निवेश की सीमांत दक्षता यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है। तो दो तत्वों पर निर्भर करता है निवेश, ब्याज की दर और दूसरा निवेश की सीमांत दक्षता। निवेश की सीमांत दक्षता अर्थात लाभ की अपेक्षित दर इस बात पर निर्भर करती है कि उद्यमियों की अपेक्षाएं किस प्रकार की हैं, उद्यमियों को क्या लग रहा है फ्यूचर में कि उनको लाभ की संभावनाएं कितनी है, उसको निवेश की सीमांत दक्षता कहा जाता है।
निवेश का निर्धारण चित्र 21.2 में दिखाया गया है, जहां आई निवेश की मांग वक्र है, जिसकी स्थिति उद्यमियों की लाभ उम्मीदों पर निर्भर कर रही है, जो निवेश की सीमांत दक्षता को निर्धारित करते हैं। ब्याज की दर R1 पर I1 के बराबर निवेश किया जाएगा। चित्र में आप देख पा रहे होंगे आई जो इन्वेस्टमेंट वक्र है उसके ऊपर R1 पर I1 के बराबर निवेश किया जा रहा है। यदि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप यदि ब्याज की दर घट करके R2 हो जाती है, तो R2 की स्थिति में निवेश हमारा बढ़ करके I2 हो जा रहा है। तो यह ध्यान देने योग्य है कि ब्याज की दर में बदलाव के परिणाम स्वरूप निवेश में वृद्धि निवेश मांग की ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रियात्मकता यानी कि ब्याज दर के प्रति निवेश मांग की लोच पर निर्भर करेगी, यानी कि वो कितने लोचदार है। ब्याज की दर में परिवर्तन के लिए निवेश व्यय की लोच जितनी अधिक होगी, ब्याज की दर में गिरावट के लिए निवेश में वृद्धि उतनी अधिक होगी। यानी कि अगर लोचदार अधिक है तो ब्याज दर में थोड़ी सी गिरावट से भी निवेश में तेज़ी से वृद्धि होगी, और बेलोचदार है तो ब्याज दर में बहुत गिरावट होने के बावजूद भी निवेश बहुत कम बढ़ेगा। अब बात करते हैं निवेश और सकल मांग किस तरीके से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय आय और मूल्य स्तर पर मुद्रा आपूर्ति के प्रभाव के संचरण तंत्र में अगला कदम समग्र मांग पर निवेश में वृद्धि के प्रभाव से संबंधित है। केन्जियन सिद्धांत में समग्र मांग, जिसे हम एडी के रूप में लिख सकते हैं, निजी उपभोग व्यय यानी कि सी, निजी निवेश व्यय यानी कि आई, वस्तु और सेवाओं पर गवर्नमेंट का व्यय जी, और शुद्ध निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि आयातों पर निर्यातों का अंतर होता है, उनका योग के रूप में दिखाया जाता है। एडी बराबर हम देख सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि XN। सामने जो चित्र देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं 45 डिग्री की रेखा है, वो हमारी समग्र आपूर्ति वक्र है, और नीचे जो वक्र दिया हुआ है AD1 वो C प्लस I1 प्लस जी और XN है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बढ़ करके डेल्टा I के बराबर और I2 हो जाता है, तो नेक्स्ट ऊपर वाला AD2 बन जाता है C प्लस I2 और G प्लस Y वाला। अब जो है पहला इन्वेस्टमेंट I1 के साथ में जो संतुलन बिंदु है E, वो वहाँ पर Y1 आय निर्धारित हो रही है, और I2 के साथ में दूसरा संतुलन बिंदु है H, जहाँ पर हमारी आय बढ़ करके Y2 हो जाती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार की वजह से ब्याज दर में गिरावट आई, और ब्याज दर में गिरावट की वजह से निवेश बढ़ा, I1 से I2 हो गया। इससे हमारा समग्र मांग वक्र या एडी वक्र भी ऊपर की ओर बढ़ गया। तो देखा जहाँ शुरू में अन्य चरों के साथ I1 के बराबर निवेश के साथ समग्र मांग वक्र AD1 या C प्लस I1 प्लस G प्लस XN है। जब मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार और ब्याज की दर में परिणामी गिरावट के कारण निवेश I1 से I2 तक बढ़ जाता है, तो समग्र मांग वक्र नई स्थिति यानी कि C प्लस I2 प्लस G प्लस XN यानी कि AD2 की ओर बढ़ जाता है, और समग्र मांग वक्र में ऊपर की ओर शिफ्ट निवेश में I1 से I2 तक वृद्धि डेल्टा I के बराबर होता है। तो जो ऊपर बढ़ा है वो डेल्टा I के बराबर। अब बात कर लेते हैं गुणक और राष्ट्रीय आय की। तो अंत में निवेश में वृद्धि और वास्तविक राष्ट्रीय आय GNP पर समग्र मांग का प्रभाव गुणक के आकार पर निर्भर करता है। तो गुणक का आकार क्या होता है, गुणक क्या होता है, तो गुणक का समुदाय के उपभोग के लिए सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। उपभोग के लिए सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का आकार भी उतना ही अधिक होता है। तो गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो हम बता रहे हैं आपको, गुणक के बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। इस प्रकार निवेश में डेल्टा I की वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय या GNP में जो वृद्धि होगी वो बराबर होगी डेल्टा I गुणा गुणक के, यानी कि गुणक का मूल्य होता है 1/1 माइनस MPC के बराबर। इसे चित्र 21.3 में दिखाया गया है, जहां हमने उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को 0.5 के बराबर और गुणक के आकार के 2 बराबर मान लिया है। इस प्रकार जब निवेश I1 से बढ़कर I2 यानी कि डेल्टा I वृद्धि हो जाता है, तो Y1 से बढ़कर Y2 यानी कि डेल्टा Y हो जाती है, जो कि निवेश में वृद्धि से यानी कि गुणक गुणा आपका जो निवेश में वृद्धि है उसके बराबर है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय रोजगार पर मुद्रा की आपूर्ति में विस्तार का प्रभाव मुद्रा धारण के लिए मांग वक्र की लोच, ब्याज दर में परिवर्तन के लिए निवेश की लोच और गुणक के आकार पर निर्भर करता है। शेष बिंदुओं की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।